morning, students. In our last video, we have read about the colonial agrarian policies, their system, and impact of colonial agrarian policies. Now we will read about the growth of commercial crops. Means कि कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी आई. फर्स्ट इज देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. देखो वन ऑफ द consequences of the introduction of new land relation and the revenue system was the commercialization of agriculture. कि एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ कि काफ़ी एग्रीकल्चर आई इंडिया में. ओके, इन दिस फॉर्म द प्रोडक्शन फॉर विलेज यूज वाज रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्शन फॉर मार्केट. जो प्रोडक्शन विलेज के लिए हो रहा था अब किसके लिए होने लगा. मीन्स जो ऑर्डिनरी पीपल के लिए प्रोडक्शन हो रहा था पहले, अब किसके लिए होने लगा. मार्केट के लिए. यानी जो क्रॉप्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय सेल के लिए प्रोडक्शन होने लगा. ठीक है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए होने लगा. मार्केट के लिए. ओके, बाय द लेट 18th century the British realized that the villages could not yield revenue only but could also grow the crops that Europe required. कि जो इंडिया में हो रहा था क्रॉप्स के लिए, वो इंडियंस के लिए नहीं हो रहा था बल्कि यूरोप में रिक्वायर्ड था. यानी एक्सपोर्ट करने के लिए क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा था. ओके, नेक्स्ट इज कॉमर्शियल क्रॉप्स. अब देखो इंडिया में नीड किस चीज़ की थी. गेहूं की और राइस की, वीट और राइस की नीड थी. बट उसके बावजूद भी क्या उगाया जा रहा था. इंडिगो एंड ओपियम. इंडिगो मीन्स नील एंड ओपियम मीन्स अफीम. यानी इनकी क्रॉप्स उगाई जा रही थी. इसके अलावा शुगर केन, कॉटन, जूट, वीट एंड सेवरल अदर क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट है. उनकी एक्सपोर्ट करने के लिए क्या हो रहा था, इन क्रॉप्स को उगाया जा रहा था. ओके, नेक्स्ट इज डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. इंडियन इंडिगो की डिमांड कैसे होगी. देखो पहले तो डिपेंडेंट अपॉन वॉड कि यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स वर डिपेंडेड अपॉन अनदर प्लांट कॉल्ड वॉड. मीन्स एक वॉड प्लांट होता था, उसके ऊपर यूरोपियन क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरर डिपेंड करते थे कि द डाइज प्रोड्यूस्ड बाय वॉड वाज डल एंड पेल वेरास इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर. ओके, अब जो यूरोपियन में क्लॉथ्स होते थे उनको डाई करने के लिए पहले वॉड का यूज़ होता था. बट वॉड बहुत ही डल लगता था देखने में और उसका कलर भी पेल आता था, यानी येलो कलर आता था. बट जो इंडिगो था वो प्रोड्यूस करता था एक रिच ब्लू कलर. ओके, जैसे आजकल हम भी नील देते हैं ना कपड़ों को, वैसा कलर, उस कलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम. तो डिमांड फॉर indigo. By the end of the 18th century, due to industrialization, Britain's cotton production expanded. जो expand हो गया था कॉटन प्रोडक्शन ब्रिटेन में. ओके, तो कॉटन का प्रोडक्शन एक्सपेंड होने के साथ साथ क्या हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हुई इंडिगो की. ओके, देन ब्रिटिशर्स नाउ looked for new sources of indigo supply. ओके, इंडिगो सप्लाई के लिए बहुत सारे सोर्सेज खोजने शुरू किया ब्रिटिशर्स ने. ओके, इसके लिए उन्होंने देखो ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया टुक डिफरेंट मेजर्स टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन. उसके लिए क्या क्या इन्होंने खोजा. फर्स्ट इज देखो सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सिस्टम अपनाए गए वो ब्रिटिशर्स ने. ओके, फर्स्ट इज निज सिस्टम एंड द अदर वाज रेवती. नेक्स्ट इज रेवती. तो अंडर द सिस्टम ऑफ निज द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली employing hired laborers in land which were directly in his control. अब हायर किए जाते थे प्लांटर्स को. ओके, जो खेती करते थे उनको हायर किया जाता था निज सिस्टम में और उनको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था प्लांटर्स के थ्रू. ओके, समटाइम ही बॉट द लैंड एंड समटाइम ही रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स. अब ज़मींदार से भी ले सकता था वो, समटाइम्स अदर से भी लैंड लेके
प्लांटर उसके ऊपर खेती करता था इंडिगो की। ओके, नेक्स्ट इज रियोती सिस्टम। रियोती, द प्लांटर फोर्स द विलेज हेडमैन टू साइन अ कंट्रोल पॉपुलरली नोन एज सट्टा ऑन बिहाफ ऑफ रियोतीज। रियोती सिस्टम में क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो फोर्सफुली बोलता था कि आप इस पर साइन कीजिए, हेडमैन को बोलता था कि आप इस पर साइन कीजिए, एंड द कॉन्ट्रैक्टर गॉट कैश एडवांस, भी उनको कैश एडवांस में ही दे दिया जाता था ऑन द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इंडिगो की खेती करो और एडवांस में आप कैश कर ले लीजिए। ओके, तो क्या होता था, जो कल्टीवेट, जो उनकी पूरी क्रॉप होती थी, पूरी लैंड होती थी, लैंड के 25% एरिया में उनको इंडिगो उगाना ही पड़ता था। ओके, अगर उन्होंने एडवांस में कैश ले लिया है इस रियोती सिस्टम के अंडर, उन्हें अपने लैंड के 25% हिस्से में इंडिगो उगाना ही पड़ता था। ओके, तो ऑल दिस रिजल्टेड इन इंडिगो रिवोल्ट, ऑल्सो नोन एज अ ब्लू रेबिलियन। अब देखो, ज़रूरत तो किस चीज़ की थी, वीट और राइस की, और उसके बदले में क्या उगाया जा रहा था, इंडिगो। अब इंडिगो के बदले में उनको कुछ खाने पीने को थोड़ी मिलेगा, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा सारा। ओके, तो ये एक इससे क्या आया, एक रिवोल्ट आया। रिवोल्ट की क्या क्या कॉजेज हो सकते थे, देखो, देन कॉजेज ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। फर्स्ट इज प्लांटर्स ऑपरेशंस। जो प्लांटर्स थे उनका बहुत हरासमेंट हो रहा था। Okay, right from the beginning of 19th century, many retired officers of the East India Company, with the support of Indian zamindars in Bihar and Bengal, began large-scale cultivation of indigo. जो इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट ना होके, उसके बिहाफ में होकर कई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे। Okay, these planters committed great oppression on the cultivators in the process of forcing them to grow indigo crop under terms which were the least profitable to them. अब जो ये planters थे ये क्या करते थे, forcefully cultivators को बोलते थे कि आप इंडिगो की क्रॉप उगाएंगे ही उगाएंगे, और क्या करते थे, उनको लीस्ट प्रॉफिट होता था। अब सारा एक्सपोर्ट ही हो जाएगा तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। ओके, दे बिहेव लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स इन देयर स्टेट। वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह बिहेव करते थे कि हम ही सब कुछ हैं। ओके, वो जो पीसेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको फोर्स करते थे कि आप इंडिगो उगाओ। ओके, नेक्स्ट इज नो जुडिशियल कंट्रोल। अब कोई भी ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उनके बियॉन्ड कोई भी जुडिशियल पॉलिसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दे बियॉन्ड नो एनी जुडिशियल कंट्रोल रिगार्डिंग ये जो ब्रिटिशन प्लांटर्स थे। ओके, नेक्स्ट इज इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। अब क्या क्या इवेंट्स हुए जब रिवोल्ट हुआ इंडिगो का, कि रिफ्यूज टू सो एनी इंडिगो क्रॉप। In March 1859, all the cultivators of Bengal refused to sow any indigo crop. सभी जो भी कल्टीवेटर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कोई खेती नहीं करेंगे, हमें तो राइस और वीट ही चाहिए खाने के लिए, इंडिगो का हम क्या करेंगे। इंडिगो किसके लिए उगा रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट करना था, उनको ही प्रॉफिट हो रहा था, ब्रिटिशर्स को अपने प्रॉफिट के लिए ही तो वो इंडिया में आई थी, तो वही कर रही थी वो। बट अब बिल्कुल ही जब हरास कर दिया था पीसेंट्स को, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ओके, द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर विलेज इन नदिया डिस्ट्रिक्ट एंड सून स्प्रेड ओवर टू ऑल इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। जहाँ जहाँ भी इंडिगो की क्रॉप उगाई जा रही थी वहाँ पर क्या हुआ, बंगाल, पूरे बंगाल में ये रिवोल्ट फैल गया था। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ इंडिगो फैक्ट्रीज। अब जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, द पुलिस पोस्ट एंड द इंडिगो फैक्ट्रीज वर अटैक्ड बाय द
कल्टिवेटर्स। वहाँ पर उन्होंने सारी क्या कहते हैं घमासान मचा दिया फैक्ट्रीज में। एंड द पीसेंट्स वर ऑन स्ट्राइक, सब स्ट्राइक पे चले गए, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने कोई फार्मिंग नहीं की। दे फील्ड केसेस अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड रेज्ड फंड्स फॉर एलिगेशन। अब जो भी था प्लांटर्स ने क्या किया, अपने फंड्स को नहीं दिया और ना ही कोई एडवांस में कैश लिया। सब ने क्या किया, सब प्लांटर्स के अगेंस्ट हो गई। नेक्स्ट इज वुमेन्स रिवोल्ट। वुमेन्स ने कैसे रिवोल्ट किया? वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पोट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। जो भी उनके पास किचन इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे वो लेकर वो बाहर आई और उससे उन्होंने अपने रिवोल्ट को जाहिर किया। ओके, जो भी उन्हें हाउस होल्ड सर्वेंट्स थे जो प्लांटर्स के घर काम करते थे, तो उन्होंने भी उनका बॉयकॉट कर दिया। ओके, द पीसेंट्स स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगोस। कोई एडवांस नहीं लेंगे वो इंडिगो से। एंड नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज। द रिवोल्ट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज। जो ये रिवोल्ट हुई इसमें किस किस ने साथ दिया? ज़मींदारों ने, मनी लैंडर्स ने, जो रिच पीसेंट्स थे उन्होंने भी, इवन जो कर्मचारी ऑफ इंडिगो कंसर्न्स थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब हर तरह के लोग इसमें इंक्लूड थे, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से पीछे रह जाते? देवर कंप्लीट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑर्डर्ड आ नोटिफिकेशन। अब इतनी रिवोल्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ? द गवर्नमेंट इमीडिएटली ऑर्डर्ड अ नोटिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन ऑफ नवंबर 1860 द पीसेंट्स could not be compelled to grow indigo। किसी को फोर्सफुली कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप इंडिगो की क्रॉप ही उगाएंगे। ओके, द प्लांटर कुड मूव टू सिविल कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्लांटर्स थे फोर्सफुली काम करवाते थे, पीसेंट्स थे, उनको क्या करा गया? सिविल कोर्ट्स में ले जाया गया, उनके खिलाफ केस चलाया गया। ओके, एन इंडिगो कमीशन वाज आल्सो अपॉइंटेड इन 1860। इट्स रिकमेंडेशन वर अबॉर्डेड इन एक्ट 6 ऑफ 1862। तो एक्ट भी निकाले गए कि इसके थ्रू की कोई भी हरासमेंट नहीं होगी अगेंस्ट द एनी फार्मर। ओके, इसके बाद एक और एक्ट पास किया, दैट इज पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900। इसमें क्या हुआ? देखो, ये एक्ट भी पीसेंट्स के फेवर में ही लिया गया था, फेवर में ही पास किया गया था। बट एक्चुअली इसमें ये था कि जो ज़मींदारों के हक में ये ज़्यादा एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट में देखो क्या था, द पंजाब अंडर थ्री हेड्स थे इसमें। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल क्लासेस। एग्रीकल्चरल क्लासेस में कौन कौन से पीपल आ जाते थे? जो एग्रीकल्चर करेंगे। ओके, फार्मर्स, पीसेंट्स एंड ज़मींदार इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटरी एग्रीकल्चरिस्ट थे उसमें कौन कौन से आ गए थे? देखो, स्टेटरी एग्रीकल्चरिस्ट में आ गए दोज हु दो नॉट बिलोंगिंग टू द एग्रीकल्चर क्लास हैड लॉन्ग सेटल्ड इंटरेस्ट इन द लैंड। जो जिनका लैंड में इंटरेस्ट था, जिनकी लॉन्ग इंटरेस्ट था लैंड लेने में, मतलब वो अपनी लैंड को बेचना नहीं चाहते थे। दीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंड हेड्स। एंड थर्ड इज मनी लैंडर्स। द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड द मनी लैंडर्स। ओके, जो भी बच गए, जिसमें आ जाएंगे ट्रेडर्स, है ना, कॉमर्शियल पीपल जो भी बिजनेस करते थे, किसी भी तरह का ट्रेड करते थे, वो इसके अंडर आ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ज़मींदार, देखो फार्मर्स के ऊपर क्या होते थे? ज़मींदार के ऊपर क्या होते थे? मनी लैंडर्स। अब ज़मींदार क्या करता था कि अपनी लैंड को दूसरे ज़मींदार को बेच देता था। अपनी जो कुछ लैंड अपने पास रख लेता था, उस लैंड को ये मॉर्टगेज कर देता था अदर फार्मर्स पर, और जो 50% उसकी ज़मीन होती थी वो दूसरे ज़मींदार को बेचकर फिर उसको किराए पर दे देता था दूसरे फार्मर को। यानी एक फार्मर के ऊपर काफ़ी ज़मींदार हो जाते थे। ठीक है, तो एक फार्मर को मल्टीपल ज़मींदार्स को
टैक्स देना पड़ता था, और जो ज़मींदार होते थे उनको आगे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। यानी जो ज़मींदार थे वो पूरी तरह फार्मर्स को चूस लेते थे। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया उस टाइम कि इसको ख़त्म करना होगा, जो ज़मींदार बार बार ज़मीन बेचे जा रहे हैं अपनी, इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा। यानी एक फार्मर के ऊपर एक ही ज़मींदार होगा। ओके, जो ये बीच में मीडिएटर्स आए जा रहे हैं, इनको ख़त्म करना होगा। तो इस एक्ट में ये लैंड एलिएशन ख़त्म किया गया था। ओके, हमारे यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।